चलो, क्या टॉपिक आपने किया है लास्ट पिछला? ये पीछे का फैन बंद, तुम सुबह खोल देते हो उसको डेली? चलो, अब आप बताओ क्या टॉपिक आपने किया है लास्ट? गोबान कमिश्नर, ठीक है। कल वाली क्लास में आप गोबान कमिश्नर की हो। कुमाऊं कमिश्नरी 1815 से शुरू हुई। अब जब कमिश्नरी शुरू हुई तो सबसे पहले कमिश्नर गार्डनर बना। गार्डनर कब से कब तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा? 15 से लेके 16 तक। फिर इसके बाद कमिश्नर बना ट्रेल। ट्रेल आपने लास्ट क्लास में किया ना, 16 से लेके 35 तक ट्रेल के काम आपने कर दिए। फिर कमिश्नर गोबान बना। गोबान 1836 से लेके 38 तक, 38 तक कमिश्नर रहे। गोबान और ट्रेल के बीच में एक कार्यवाहक कमिश्नर भी आया, उसका नाम मोज़ले स्मिथ था। ठीक है, मोज़ले स्मिथ ये कुमाऊं का एकमात्र अकेला कार्यवाहक कमिश्नर था, उसका नाम मोज़ले स्मिथ हुआ। फिर गोबान के शासनकाल में आपने कल किए काम। इसने क्या किया? दास प्रथा को खत्म करवा दिया, काशीपुर को मुरादाबाद में जोड़ा, तराई को रोहिलखंड में जोड़ा, सारे काम हो गए। ठीक है, चलो अब गोबान 1838 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। 1838 में गोबान रिटायर हुआ और गोबान के रिटायर होने के बाद कुमाऊं का कमिश्नर लूसिंगटन को बनाया गया। तो अगला जो कुमाऊं कमिश्नर आपके पास है उसका नाम लूसिंगटन है और ये 1838 से 1848 तक, 1838 से 1848 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसका नाम लूसिंगटन हुआ। लूसिंगटन, तो आप अगला टॉपिक डालो लूसिंगटन। कुमाऊं कमिश्नरों में अगला जो कमिश्नर बना इसका नाम लूसिंगटन था। चलो, अगला कमिश्नर तुम्हारे पास लूसिंगटन। कुमाऊं के कमिश्नरों में अगला नाम लूसिंगटन का है। तो अब लूसिंगटन के बारे में कुछ बातें पहले ध्यान से जान लो आप। एक तो सबसे पहले ये जो कुमाऊं का कमिश्नर लूसिंगटन, ये 1838 से लेकर के 1848 तक कुमाऊं का कमिश्नर बना। इसके टाइम पीरियड में क्या कुछ बातें इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले समझो। जब अंग्रेज आए थे हमारे राज्य में, कब आए थे? आए कब थे? 1815 में। 1815 में अंग्रेजों ने यहाँ आकर के कुमाऊं में सबसे पहले कुमाऊं की एक कमिश्नरी गठित करी थी। सही बात है ना? और इसी 1815 में अंग्रेजों ने ये भी डिसाइड किया कि हाँ, कुमाऊं एक कमिश्नरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि जो कुमाऊं है ये एक नॉन रेगुलेटिंग एरिया रहेगा। नॉन रेगुलेटिंग एरिया कुमाऊं को कब बनाया गया? 1815 में। नॉन रेगुलेटिंग एरिया का मतलब क्या होगा? एक ऐसा क्षेत्र जिसके लिए भारत का गवर्नर जनरल कानून नहीं बनाता है, जिसके लिए कानून का निर्माण कमिश्नर ही करेगा। तो कमिश्नर कानून बनाए तो उसको नॉन रेगुलेटिंग एरिया कहते हैं। अब कमिश्नर ही कानून बनाता था, जो भी कमिश्नर आते थे वही कुमाऊं के लिए कानून का निर्माण करते थे। यही कहानी चल रही थी। अब जब 1838 आया तो साल 1838 में कुमाऊं के प्रशासन में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1838 में कुमाऊं के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा बदलाव किया गया। क्या था वो बदलाव? तो 1838 में कुमाऊं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्रिटिश शासन ने संपूर्ण कुमाऊं में रेगुलेशन 10 को लागू कर दिया। रेगुलेशन 10 क्या था? अधिनियम 10 क्या था और कब लागू हुआ पहले तो ये बताओ। तो कुमाऊं में रेगुलेशन 10 या अधिनियम 10 को लागू किया गया 1838 में। रेगुलेशन 10 या अधिनियम 10 था क्या? तो रेगुलेशन 10 एक ऐसी व्यवस्था थी जो कुमाऊं के कमिश्नर को, जो भी कुमाऊं का कमिश्नर होगा या कुमाऊं का जो भी प्रशासक होगा, उस प्रशासक को या उस कमिश्नर को कुमाऊं के अंदर जो प्रशासन है, प्रशासन, इस प्रशासन का विभाजन करने की परमिशन देता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 1815 में जब अंग्रेज आए तो कुमाऊं को कमिश्नरी बना दिया गया। अब अगर कुमाऊं कमिश्नरी बनी है तो ये जो उच्चस्थ अधिकारी थे, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन्होंने डिसाइड किया कि कुमाऊं को क्या बनाएंगे? कमिश्नरी। अब 1815 से साल 1838 आ गया तो पूरा कुमाऊं एक कमिश्नरी ही था, एक ही कमिश्नरी था।
अब किसी कमिश्नर के मन में अगर ये आता है कि भाई जो कुमाऊं की कमिश्नरी है इसमें हम नए जिले बनाते हैं या फिर इसके अंदर जिलों के गठन करते हैं, कुछ नए जिले हम बनाते हैं, तो वो कमिश्नर नहीं कर सकता था। यानी 1838 से पहले अगर कुमाऊं में कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनाना था तो कुमाऊं कमिश्नर को हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। रेगुलेशन 10 आने के बाद कुमाऊं कमिश्नर अगर चाहे तो वो कुमाऊं में नए जिलों का गठन कर सकता था, ये उसकी मर्जी थी, वो नए डिस्ट्रिक्ट बना सकता था। तो जैसे ही लूसिंगटन कमिश्नर बना, उसके कमिश्नर बनने से ठीक पहले, जैसे वो कमिश्नर बनने वाला था उससे ठीक पहले कौन सा एक्ट वहां पर लागू हो गया? रेगुलेशन 10। और रेगुलेशन 10 ने क्या किया? कुमाऊं के कमिश्नर को प्रशासनिक विभाजन का अधिकार दे दिया। यानी जो कुमाऊं का कमिश्नर है वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है, या फिर आप कहो तो नए जिलों का गठन कर सकता है, नई नई चीजें बना सकता है। ये सारी पावर कुमाऊं के कमिश्नर को किसने दी? रेगुलेशन 10 ने। रेगुलेशन 10 ने कुमाऊं कमिश्नर को प्रशासनिक विभाजन की शक्तियां दे दी या प्रशासन में कुछ नए निर्णय लेने की शक्ति दे दी। कौन से साल में? 1838। जैसे ही रेगुलेशन 10 के तहत कुमाऊं के कमिश्नर को पावर मिली, वैसे ही कमिश्नर बना कौन? लूसिंगटन ने अपनी इस पावर को यूज किया, क्योंकि उसके पास पावर थी, वो चाहे तो कुछ नई चीजें वहां पर गठित कर सकता है। तो कमिश्नर लूसिंगटन ने अपनी इस पावर का यूज किया। कैसे किया? अब आप एक बार समझो। क्योंकि उसके पास ये पावर है कि वो कुमाऊं के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना सकता है। तो क्या किया लूसिंगटन ने? ये वाली जमीन हटा देते हैं। इस जमीन पर शासन किसका था? राजा का था। वहां सुदर्शन शाह शासन कर रहे थे। देहरादून का किस्सा आप पढ़ चुके हो कि देहरादून मेरठ मंडल में था, हरिद्वार का हमसे कोई संबंध था नहीं इस जमाने तक। तो इतनी आपके पास क्षेत्र बचा हुआ है। अब जब लूसिंगटन कमिश्नर बना, उसके पास रेगुलेशन 10 की पावर आई, तो रेगुलेशन 10 की पावर का यूज करते हुए लूसिंगटन ने क्या किया? सबसे पहले साल 1839 में जैसे ही वो कमिश्नर बना, कमिश्नर बनते ही उसने कहा कि मैं अकेला अल्मोड़ा से इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन नहीं चला सकता हूं। तब 1839 ईस्वी के अंदर कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नरी के 2 टुकड़े किए गए ऐसे, और 2 टुकड़े करते हुए 2 जिले बनाए गए। एक जो आपका लेफ्ट वाला जिला है, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया गढ़वाल। और जो आपका राइट वाला जिला है, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया कुमाऊं। यानी लूसिंगटन कमिश्नर ने, और ये सब उसने कैसे किया? आज तक के कमिश्नर ने जिले क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। लूसिंगटन ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसके पास पावर थी। कहां से उस पर पावर आई? रेगुलेशन 10 से। रेगुलेशन 10 कुमाऊं में कब लागू हुआ? 1838 में। जब उसके पास पावर आई तो उसने 1839 में क्या किया? 2 जिलों का गठन करवाया। तो रेगुलेशन 10 के तहत, अधिनियम 10 के तहत 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर 2 जिले बनाए गए। एक का नाम था गढ़वाल जिला, कोई पौड़ी चमोली नहीं, सीधा क्या? गढ़वाल जिला। और दूसरे का नाम क्या था? कुमाऊं जिला। तो अब आप बताओ, आपको पेपर में प्रश्न आए कि कुमाऊं जिला और गढ़वाल जिलों का गठन कब हुआ? कब ये जिले गठित करे गए? 1839 ईस्वी के अंदर। 1839 में गढ़वाल जिला और कुमाऊं जिला गठित किया गया। किसने किया ये? लूसिंगटन ने 1839 में जब कुमाऊं जिला बनाया, तो ध्यान रखना कुमाऊं जिले का मुख्यालय कहां बनाया गया? अल्मोड़ा में। कुमाऊं जिले का मुख्यालय कहां था? अल्मोड़ा। गढ़वाल जो जिला था, इसका मुख्यालय कहां पर था? इसका मुख्यालय था श्रीनगर। गढ़वाल जिले का मुख्यालय कहां? श्रीनगर। कुमाऊं जिले का मुख्यालय कहां? अल्मोड़ा। लेकिन गढ़वाल जिले में एक मेजर डिसीजन लिया गया 1840 में। 1840 में जो गढ़वाल जिला था उसका मुख्यालय श्रीनगर से हटा करके कहां ले गए? पौड़ी लेकर के चले गए। तो सबसे पहला काम जो लूसिंगटन ने किया, क्या? 1839 में लूसिंगटन के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं नाम के 2 जिलों का गठन किया गया। इसने गढ़वाल और कुमाऊं नाम के जो 2 जिले बनाए, इनमें से गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर था, जो आपका कुमाऊं जिला था उसका मुख्यालय अल्मोड़ा था। अब कुमाऊं जिले का मुख्यालय तो अल्मोड़ा ही रहेगा, वो वहां से चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपका गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर 1840 में चेंज हो गया। तो कुमाऊं जिले का गठन कब हुआ? 1839 में। गढ़वाल जिले का गठन 1839। गठन के समय गढ़वाल जिले का मुख्यालय कहां था? श्रीनगर। गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब लाया गया? 1840। ये सारे काम किसने किए? जब लूसिंगटन ने ये सारे काम किए तो उसके पास पावर थी, वो कर सकता था ऐसा। ये काम करने के कुछ ही टाइम के बाद उसको ये फील हुआ कि भैया अभी भी कुछ दिक्कत है। थोड़ा बहुत उसको दिक्कत लगी। क्या दिक्कत लग रही थी? उसने कहा कि गढ़वाल जिला तो छोटा है, गढ़वाल में क्या आ रहा है? पौड़ी चमोली, बस 2 ही पार्ट आ रहे हैं।
कुमाऊं जिला बड़ा था, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल बहुत बड़ा लग रहा था। तो अगला काम जो उसने किया वो क्या, अगले काम में कमिश्नर लूसिंगटन ने ये वाली जमीन काट दी। उसने कहा ये जो निचला वाला क्षेत्र है ना, इसका प्रशासन हम अलग कर देते हैं। ये देखो ये वाला, उसने कहा ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको अलग कर देते हैं और इसको अलग करके इसको एक जिला और बना दिया। अभी आप देखो लूसिंगटन से पहले एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं था उत्तराखंड में। अब जैसे ही लूसिंगटन आया एक झटके में 2 जिले बन गए। 2 जिले बनने के बाद उसने कहा कुमाऊं का जिला अभी भी बड़ा है, इसलिए उसने कुमाऊं का जो निचला क्षेत्र है उसको काट के एक और जिला बनाया और 1842 में ये जो तीसरा जिला बना इसको नाम दिया गया क्या, तराई। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तराई जिला। तो कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा ही 1839 में गढ़वाल और कुमाऊं जिलों का गठन किया गया और साल 1842 में ही उसने तराई जिला को भी गठित करवाया। तो तराई नाम का जिला भी बना दिया। क्यों कर रहा है वो ये सारे काम, उसके पास पावर है। और उसको ये पावर कहां से मिली है, रेगुलेशन 10 से मिली है। तो रेगुलेशन 10 से उसको पावर मिली, तो देखो पावर यूज कर रहा है ना। क्या कर रहा है वो, प्रशासनिक विभाजन कर रहा है, प्रशासन में नई नई चीजों को ऐड कर रहा है। तो अब उसने 3 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। 3 डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद वो गढ़वाल की तरफ आया और जब वो गढ़वाल की तरफ एंटर करता है तो गढ़वाल की तरफ एंटर करते समय इस कमिश्नर ने अगला काम क्या किया, इस गढ़वाल में देहरादून का ये वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सर मसूरी। इस मसूरी को भी उसने 1842 में क्या बना दिया, नगर पालिका बना दिया। याद आ रहा होगा तुम्हें, मसूरी को नगर पालिका कब बनाया गया, 1842। किसने बनाया, लूसिंगटन ने बनाया। क्यों, पावर थी उसके पास, वो नई नई चीजें बना सकता था। तो उसने 1842 में मसूरी नगर पालिका की भी स्थापना करी। और ये जो मसूरी नगर पालिका है, ये हमारे राज्य की कौन सी नगर पालिका, पहली नगर पालिका किसको बनाया गया, मसूरी को। जब मसूरी का प्रशासन देखो, मसूरी को उसने कहा कि यहाँ का प्रशासन अलग से चलाओ, यहाँ अलग प्रशासन चलाओ, यहाँ के लोग खुद से अपना अध्यक्ष चुनो। अब मसूरी का प्रशासन मसूरी नगर पालिका चलाएगी। गढ़वाल का प्रशासन, अब गढ़वाल में डीएम रखा जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ का प्रशासन चलाएगा। कुमाऊं का प्रशासन, कुमाऊं कमिश्नर भी है, कुमाऊं के अंदर जो भी जिला के अधिकारी होंगे बड़े बड़े वो चलाएंगे। तराई जिले का भी प्रशासन अलग कर दिया। इसके अलावा गढ़वाल के अंदर मसूरी नाम की नगर पालिका स्थापित करी गई। मसूरी नगर पालिका की स्थापना करने के बाद ये जो तराई डिस्ट्रिक्ट था, इस तराई जिले के अंदर अगला काम जो लूसिंगटन ने किया वो क्या था कि जो नैनीताल है, नैनीताल आज का जो नैनीताल है, इस नैनीताल का प्रशासन चलाने के लिए इसने नैनीताल को नगर पालिका तो नहीं बनाया, पर नैनीताल के अंदर एक बोर्ड, एक कमेटी स्थापित करी जिसको नाम दिया जाता था नैनीताल म्युनिसिपैलिटी कमेटी। नैनीताल म्युनिसिपैलिटी कमेटी 1845 में कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा नैनीताल का प्रशासन चलाने के लिए नैनीताल म्युनिसिपैलिटी कमेटी का गठन किया गया। कर रहा ना कुछ काम, ये चाचा काम कर रहा है, हाँ धड़ाधड़, पहले वालों की तुलना में ये काम कर रहा है। और ये जो भी काम कर रहा है वो किस क्षेत्र के काम है, किस क्षेत्र के काम कर रहा है, प्रशासन के। तो प्रशासन के बेहतरीन कामों के लिए लूसिंगटन को जाना जाता है। जब वो कमिश्नर बना तो सबसे मजेदार बात क्या थी उसके टाइम पीरियड में कि उसको पावर मिल गई थी, किसके तहत, रेगुलेशन 10। तो एक बार मैं फटाफट से ब्रीफली ये सारे पॉइंट बोलूं तो क्या बोलूंगा, 1838 में रेगुलेशन 10 लागू हुआ। 1839 में 2 डिस्ट्रिक्ट बने, गढ़वाल कुमाऊं। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का, पौड़ी कब गया, तराई जिला कब बना, और मसूरी नगर पालिका भी, और नैनीताल म्युनिसिपैलिटी कमेटी 1845। ये प्रशासन की व्यवस्थाएं उसके द्वारा स्थापित करी गई। इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने के बाद लूसिंगटन ने जो अगले काम करवाए कुमाऊं के प्रशासन में, लूसिंगटन के द्वारा इसके अलावा जो काम करवाए गए, देखो ये काम उसने करवा दिए। इन कामों को करवाने के बाद लूसिंगटन अगला जिस चीज की ओर गया तो उसमें समझना, बर्ड नाम का एक अधिकारी था। इसने बर्ड नाम के एक अधिकारी को कुमाऊं में बुलाया और लूसिंगटन के शासनकाल में बर्ड नाम के इस अधिकारी ने, क्योंकि जब लूसिंगटन कमिश्नर था तो उसके जमाने में, आप बेसिक से समझो क्या हुआ इसके जमाने में। लूसिंगटन जब 1838 में कमिश्नर बना तो लूसिंगटन के द्वारा बैटन नाम के एक अधिकारी को भू बंदोबस्त अधिकारी घोषित किया गया। लूसिंगटन ने बैटन को कौन सा अधिकारी बनाया, भू बंदोबस्त अधिकारी, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। जमीन के जो विवाद है उनको निपटाने के लिए लूसिंगटन ने बैटन को भू बंदोबस्त अधिकारी बनाया।
जब बेटन भू बंदोबस्त अधिकारी बन गया तो बेटन भाई साहब ने 1840 ईस्वी के अंदर कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करवाया। पता है आपको, 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ कुमाऊं का, 8वां भूमि बंदोबस्त 1840 से 43 तक कुमाऊं में 8वां भूमि बंदोबस्त करवाया गया बेटन नाम के एक अधिकारी के द्वारा। बेटन का भूमि बंदोबस्त हमारे राज्य के अंदर जितने भी शुरुआती बंदोबस्त होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बंदोबस्त माना जाता है। इसी भूमि बंदोबस्त में जमीनों के अधिकांश विवादों को निपटाया गया। जो लैंड डिस्प्यूट थे, जमीनों के कई समय से चले आ रहे जो विवाद थे, डिस्प्यूट थे, वो निपटाए गए। सारे विवादों को निपटाने के बाद, जब सारे विवाद निपट गए तो सारे विवादों को निपटाने के बाद सबसे अच्छी बात क्या आपको देखने को मिली कि पूरे कुमाऊं के लिए एक पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम या एक पर्टिकुलर राजस्व व्यवस्था स्थापित कर दी गई। सरल भाषा में मैं कहूं तो जब लूसिंगटन कमिश्नर था तो उसने अपने शासनकाल में कुमाऊं का जो 8वां भूमि बंदोबस्त करवाया, इस 8वें भूमि बंदोबस्त के तहत, ये जो 8वां लैंड सेटलमेंट हुआ, इस भूमि बंदोबस्त के तहत हम ये कह सकते हैं कि कमिश्नर लूसिंगटन ने कुमाऊं में जो राजस्व व्यवस्था थी, आधुनिक राजस्व व्यवस्था स्थापित करी। आधुनिक राजस्व व्यवस्था स्थापित करी, मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम, आधुनिक राजस्व व्यवस्था स्थापित करी। तुम में से कोई मुझे समझाओ कैसे? ये लाइन हमने लिखी है, कैसे कमिश्नर लूसिंगटन ने कुमाऊं में आधुनिक राजस्व व्यवस्था कैसे स्थापित करी? एक बार आप समझाने की कोशिश करो, कैसे हुआ ऐसा? हाँ, शिवानी बुतारी क्या किया? जिले, हाँ नहीं, देखो जिले वाला पोर्शन क्या होगा बेटा? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, और राजस्व मतलब टैक्स। तो हम कह रहे हैं कि उसने राजस्व व्यवस्था मतलब टैक्स का सिस्टम स्टेबलाइज किया। कैसे? भूमि बंदोबस्त से। भूमि बंदोबस्त से क्या होगा ना, जैसे आप मान के चलो कि 100 बीघा जमीन है इस जिले के अंदर, अब 100 बीघा में से 40 बीघा डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब तो किसी की थी, किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी की जमीन किसने कब्जा कर रखा है। जब भूमि बंदोबस्त होगा तो ये डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। तब 100 बीघा जमीन में से मान लो कि सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए। जो भी विवादित जमीन थी, जमीन इनकी थी, कब्जा इन्होंने किया हुआ, तो जमीन किसकी है? वो विवादित हो गई। तो अब मैंने बंदोबस्त करवाया तो मैंने इनकी जमीन इनको वापस दी थी, तो अब इनको इनकी जमीन वापस मिल गई, तो अब ये टैक्स देंगे ना जमीन पे। तो अब 100 बीघा जमीन के पूरे डिस्प्यूट खत्म, तो 100 की 100 बीघा जमीन लोगों में बंट गई। फिर दूसरा क्या हुआ कि ये जो बेटन था ना, इसने जमीनों का क्लासिफिकेशन किया। इसने कहा जब हम जमीन पर आप पर टैक्स लगाएंगे, आगे आप भूमि बंदोबस्त में इस बात को पढ़ना, उसने कहा जब हम आप पर टैक्स लगाएंगे जमीन पर तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जमीन कैसी है। मतलब बहुत अच्छी जमीन है तो तलाऊ कहेंगे उसको, बहुत बेकार जमीन है तो इजरान कहेंगे, नाम रखे जमीनों के। तो एक मॉडर्न सिस्टम बना दिया। तलाऊ भूमि है तो जमीन पर ज्यादा टैक्स लगेगा, इजरान भूमि है तो उस पर कम टैक्स लगेगा। और बाकायदा नियम स्थापित हुए, जैसे कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो आप 10 रुपए देंगे, उदाहरण के लिए ना। 20 बीघा जमीन है तो 20 रुपए देंगे। इसको बोला गया क्या? राजस्व व्यवस्था स्थापित करी। अब कमिश्नर लूसिंगटन के समय सबसे बड़ी दिक्कत आई उन लोगों को जो यहां रहते थे। देखो यहां ये जो निचला क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको कहते हैं तराई भाबर। तराई भाबर का मतलब जहां हम हैं अभी, ये देहरादून, ये जो मैदानों से ठीक ऊपर का क्षेत्र है, इसको तराई भाबर कहते हैं। लूसिंगटन जब कमिश्नर बना तो लूसिंगटन के कमिश्नर बनते समय अगली व्यवस्था जो उसने लागू करी कुमाऊं के अंदर, कि ये जो तराई भाबर के निवासी है, इनके लिए लूसिंगटन ने नियम बनाया कि तराई भाबर के लोगों, सुनो, आपका जो कल्चर है ना वो यहाँ के लोगों से नहीं मैच करता है। सही बात है कि गलत बात है? जो लोग मैदानों में रहते हैं उनका पहाड़ों से कल्चर मैच नहीं करता है। तो लूसिंगटन ने कहा कि सुनो, जब कभी भी तराई भाबर के लोगों तुमको न्याय करना हो, जब आपको न्याय चाहिए हो, तो आप यहां मत आना अल्मोड़ा, न्याय के काम नीचे ही निपटाओ। हम आपके लिए तराई भाबर में एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करते हैं। तो जब भी आपको जस्टिस या जुडिशरी का काम करना हो, न्याय से संबंधित काम करना हो, तो तराई भाबर के लोगों को न्याय संबंधी कार्यों का निपटारा कहां पर होता था? तराई भाबर में ही होता था। लेकिन उसने कहा जब मामला जमीन जायदाद का हो ना, जब भी आपका मामला जमीन जायदाद का हो तो आपके जमीन जायदाद के मामले कहां से सॉल्व होंगे? कुमाऊं से सॉल्व होंगे।
ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर इसको अपनी भाषा में लिख देता हूँ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। क्या किया लूसिंगटन ने? लूसिंगटन ने जो तराई और भाबर का क्षेत्र है, इस तराई और भाबर के क्षेत्र के लिए क्या नियम बनाया? उसे नियम बनाया कि तराई भाबर के जो लोग हैं उनके न्यायिक कार्य, उनके जुडिशियल वर्क कहाँ से सॉल्व होंगे? तराई से ही सॉल्व होंगे। जबकि उनकी भूमि व्यवस्थाएं, उनकी जमीन से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे, उनकी भूमि व्यवस्था वो कहाँ से चलाई जाएगी? कुमाऊं से चलाई जाएगी। इसका मतलब जो तराई भाबर के लोग हैं वो किसके अधीन है ये बताओ? क्या उनके नियम कानून तराई से बन रहे हैं या कुमाऊं से? दोनों जगह से। उनके नियम कहां से बन रहे हैं? तराई से कि कुमाऊं से? दोनों जगह से। उनके न्यायिक कार्य तराई से चल रहे हैं और भू राजस्व के कार्य कुमाऊं से चल रहे हैं। जब कभी भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है कि आपके लिए लॉ मेकिंग बॉडीज दो बन जाती है, तो ऐसे शासन को क्या बोलते हैं? ऐसे शासन को क्या बोलते हैं? जब कानून बनाने वाले दो हो आपके लिए, द्वैध शासन। इसको क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। इसका मतलब लूसिंगटन के द्वारा तराई और भाबर में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। कौन सा कमिश्नर था जिसने तराई भाबर में द्वैध शासन को लागू करवाया? कमिश्नर लूसिंगटन। कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा, कमिश्नर लूसिंगटन के द्वारा तराई और भाबर में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, द्वैध शासन को लागू किया गया। तराई भाबर में द्वैध शासन को लागू करने वाला कमिश्नर लूसिंगटन था। लूसिंगटन वो कमिश्नर था जिसने तराई और भाबर के क्षेत्र में कौन सा शासन व्यवस्था? तराई भाबर में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू करवाई। इसके अलावा अगर आप लूसिंगटन को देखो तो लूसिंगटन के शासन काल में इन कार्यों के अलावा, ये तो उसके बेसिक काम थे, इसके अलावा लूसिंगटन के शासन काल में और बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो कि लूसिंगटन जब कमिश्नर बना तो उसके शासन काल में इसके अलावा क्या काम हुए? निर्माण और विकास संबंधी खूब सारे कार्य हुए। साल 1839, अच्छा एक काम क्या हुआ कि जब अंग्रेज यहां पर आए थे, उत्तराखंड के अंदर जब अंग्रेज आए थे, जैसे मान के चलो कि तुम क्लास में हो, अब क्लास में क्या होता है कि आपको 500 रुपए का नोट मिल जाता है और आपने क्लास में पूछा किसका है और सबने कहा कि हमारा नहीं है। ये सब होगा नहीं वैसे, पर मान के चलो कि आपको 500 का नोट मिल जाए। और एक बार हम सर्वे चौक में कोचिंग पढ़ाते थे, ऐसे ही बच्चों का टेस्ट करने के लिए मैंने क्लास में जाके पूछा कि 500 का नोट मिला मुझे कल। अब मिला थोड़ी था, मिला नहीं था, मैं अपने जेब से लेके आया। मैंने कहा कल इस क्लास में 500 का नोट पड़ा हुआ था, किसका है? तो 15 आदमी थे हाथ खड़े, 15 आदमी थे। और गुरुजी माँ कसम हमारा था, हमारा था। उनका सच में रहा था ही नहीं किसी का। ऐसे ही मैं टेस्ट करने के लिए पूछ लिया, गुरुजी बोला हमारा था, ये था। एक कह रहा नंबर सुनाओ, नंबर उसमें नंबर है तो देखो, कह रहा नंबर सुनाओ। तो ये वाली चीज को दिमाग से हटाओ तब बताओ। अगर आप बड़े ईमानदार प्रकार के लोग हैं और इस क्लास में आपको 1000 रुपए मिल जाते हैं, आपने क्लास में पूछा कि भाई ये 1000 रुपए किसका है और किसी ने नहीं बताया कि हमारा है, तब आप उस 1000 रुपए का क्या करोगे? घर नहीं ले ना, ऐसे नहीं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर आप कुमाऊं कमिश्नर हो, तो क्या करोगे? उस पैसे को कहाँ डालोगे? तो कुमाऊं में जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने एक फंड तैयार किया था, उसका नाम था लावारिस फंड। लावारिस मतलब ऐसा पैसा जो किसी का नहीं है। अब वो सारा पैसा वो लावारिस फंड में रखते थे। अब क्या हुआ 1839 में ना, लावारिस फंड में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। और जब लूसिंगटन कमिश्नर था तो उसी समय एक आदमी यहां पर एंटर करता है। इस आदमी का नाम था कैप्टन हडल्स्टन। इसका नाम खूब चलेगा, देखो, कैप्टन हडल्स्टन। ये एक अंग्रेज अधिकारी था। ये लूसिंगटन के जमाने में लावारिस फंड में जो भी पैसा पड़ा हुआ था, उसने लावारिस फंड के उस पैसे को वहां से निकाला और कहा कि फालतू पड़ा हुआ पैसा है, लाखों रुपया लावारिस फंड में पड़ा हुआ है, यूज करो इसको। कैप्टन हडल्स्टन ने 1839 में लावारिस फंड से पैसा निकाला और उस पैसे से उसने श्रीनगर में एक स्कूल स्थापित किया। अब आई मजा ना, स्कूल भी बन गया हमारे लिए। अंग्रेज लोग बढ़िया लोग हैं ना, ठीक कर रहे हैं सिस्टम। क्या वो तेल की कढ़ाई में हाथ डलवा रहे? नहीं, अच्छे लोग हैं, अच्छा प्रशासन चला रहे हैं। हमारी जो आज की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है और वही व्यवस्थाएं चल रही है आज। ये डीएम, एसडीएम, तहसीलदार कौन लेके आया? अंग्रेज लोग लेके आए। तो उनका सिस्टम बहुत बढ़िया होता था। 1839 में कैप्टन हडल्स्टन नाम के व्यक्ति के द्वारा श्रीनगर में एक स्कूल खोला गया।
साथ ही साथ ध्यान रखना, इस दौर में उत्तराखंड राज्य में चाय के विकास पर भी जोर दिया जा रहा था, पर उसको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा आपको, अलग टॉपिक, चाय का विकास कैसे हुआ। तो कैप्टन हडल्स्टन श्रीनगर में 1839 ईस्वी के अंदर एक स्कूल स्थापित करता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उसने एक स्कूल स्थापित किया। और कैप्टन हडल्स्टन ने जब स्कूल खोला तो इस स्कूल के खुलने के बाद तुरंत हमको दूसरी बात क्या देखने को मिलती है कि हडल्स्टन ने 1839 में जब स्कूल स्थापित किया तो लूसिंगटन के शासन काल में ही दूसरा एक आदमी हुआ, आपने उसका नाम सुना होगा, पीबी कॉटले। दूसरा एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था पीबी कॉटले। अब ये पीबी कॉटले इसी समय पर जब लूसिंगटन कमिश्नर हुआ करता था, उस समय इसकी जिम्मेदारी ये बनी कि हमारे राज्य और उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे स्थान जहां पर पानी की कमी है, मैं वहां पानी पहुंचाऊं। और पानी की कमी वाले स्थानों में सबसे बड़ा नाम किसका चलता था? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ नदियां ही नहीं है, तो वहां बड़ी दिक्कत थी। तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि पीबी कॉटले ने गंगा नदी को काट करके और एक नहर सीधा ले गया मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के क्षेत्रों में। कौन सी नहर? ऊपरी गंग नहर। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1842 में। तो पीबी कॉटले ने लूसिंगटन के शासनकाल में ही, जब लूसिंगटन कमिश्नर था, तो 1842 में ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? तब आपका आंसर होगा पीबी कॉटले ने। और इस समय कमिश्नर लूसिंगटन ही है। तो कमिश्नर लूसिंगटन के शासनकाल में साल 1842 में ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कमिश्नर लूसिंगटन के शासनकाल में, लूसिंगटन ने नहीं किया, काम कौन कर रहा है? पीबी कॉटले। तो पीबी कॉटले ने इसी के शासनकाल में ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। और आपको पता होगा कि लूसिंगटन के शासनकाल में ही पी बैरन के बारे में यह कहा जाता है, एक अधिकारी था अंग्रेजों का, पी बैरन, ये उत्तराखंड आया और इसने किसकी खोज करी? नैनीताल। नैनीताल की खोज कब हुई थी? 1841 में, 1841 में नैनीताल नाम का जो सिटी है, इसकी भी खोज कर दी गई। पी बैरन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी नैनीताल आया और उसने नैनीताल शहर को खोजा। नैनीताल की खोज किसने करी? पी बैरन। और था कहां ये नैनीताल? उससे पहले नैनीताल की उसने खोज करी, तो ये खोया कब? नैनीताल कब खोया था? नैनीताल खोया थोड़ी था ना, ऐसा थोड़ी कि जमीन के अंदर दफन था, बाहर निकाला, नहीं। खोज करने का मतलब है दुनिया के सामने लाना। पहले नैनीताल को हम ही लोग जानते थे, अब इसने लिख दिया किताबों में, अखबारों में, अब देश विदेश के लोग नैनीताल के बारे में जानने लगे। तो इसलिए कहते हैं कि इसने नैनीताल की खोज करी 1841 ईस्वी के अंदर। अब देखो, ये जो पीबी कॉटले था ना, ये कौन सी नहर बनवा रहा था? ऊपरी गंग नहर की शुरुआत होती है कहां से? हरिद्वार से। तो हरिद्वार से ये नहर शुरू होती है, देखो यहां से, और फिर ये नहर जाती है रुड़की। अब जब इस नहर को बनाया जा रहा था, तो नहर बनाते समय पीबी कॉटले के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि हरिद्वार रुड़की की तुलना में नीचे है, रुड़की की हाइट ऊपर है। आप पानी लेके जाएंगे हरिद्वार से रुड़की, ऊंचाई पर पानी कैसे लेकर के जाए? जब ऊपरी गंग नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तो इस नहर को बनाने के लिए लेबर चाहिए थे, लेबर। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने भी लोग थे, हमारे दादा परदादा जो भी, सबकी ड्यूटी लगाई, चलो जी सबके सब लोग बनाओ, गंग नहर का निर्माण हो रहा है। तो कई चल गए वहां, तो सैलरी मिलेगी, उसके बदले रोजगार मिल गया हमें। अब लूसिंगटन जो कमिश्नर था, इसके अलावा जो पीबी कॉटले था, एक और आदमी था थॉमसन, इन सब लोगों ने एक चीज देखी कि हमारे राज्य के लोग जब गंग नहर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो हमारा बौद्धिक स्तर ऐसा हो चुका था कि अपना दिमाग नहीं लगाते थे। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो हमको बता दिया कि ये काम करो, क्या काम करो? बोल्ड तोड़ो, मार मुक्का, इसमें भयंकर थे। अपना दिमाग, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे थे। जैसे जो हिंदी पढ़ाता है तुमको मास्टर, अपना दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं। जब भी कभी हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि एक गांव में होता है बड़ा हथौड़ा, जानते हो तुम, घाड़ बोलते हो उसे, तो घाड़ लेके खड़ा होता है, कहाँ मारना है, अपना नहीं लगाना दिमाग। और यहाँ नीचे एक बार वो लैंडलॉर्ड ना लाइब्रेरी बना रहे थे, तो लाइब्रेरी में उन्होंने एक मिस्त्री बुलाया और वो मिस्त्री गेट तोड़ रहा था। पता नहीं तुम्हारी क्लास चली थी, कोई क्लास चली थी? हाँ, तुम्हारी क्लास। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा ना, दौड़ धड़ हो रहा बार बार। तो मैं नीचे चले गया देखने, और मैंने उसको कह दिया यार भाई, तो उसने कुछ नहीं किया, वहाँ गया, घाड़ उठाया,
और उसने उससे पूछा मिस्त्री से कहाँ पे मारना है, ये बता कहाँ पे मारना है। उसने कहा वो राइट कॉर्नर पे। एक मारा, एक ही बार में टूट गया। सब बोल रहे बाहुबली है भाई, ये सब कह रहे ना भाई ये बाहुबली है। पर अब ऐसा अपने खुद की बुद्धि नहीं लगानी, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ऐसे वाले लेबर ज्यादा थे हमारे राज्य के अंदर, लेबर ऐसे ज्यादा थे। एक ना पहले यहाँ लड़का रोहित काम करता था, आप थे उस टाइम पे, आपका बैच नहीं बना था। एक लड़का ना हमारे गांव में, मतलब कोई जानने वाला दोस्त है, उसका रिलेटिव था। उसने कहा यार अपने यहाँ पे ना जॉब लगा दो, एक लड़के को जॉब लगा दो। हम उसे ले आए, वो स्कूल में जॉब करता था। और स्कूल में जॉब करता था ना भाई साहब, आप भरोसा नहीं, बहुत मुश्किल उसके साथ काम करना ना। वो यहाँ आया 2 बजे दिन में मुझसे बात करने। उसने कहा भैया क्या क्या काम करना पड़ेगा। मैंने उसको बेसिक काम बता दिए। सारी बात होने के बाद ना मैंने उसे ये कहा कि ठीक है, कल से सुबह 7 बजे से आपकी ड्यूटी स्टार्ट है, तो 7 बजे आ जाना। और बस उसने कहा ठीक है। वो चले गए, वहीं रहता है जहां मैं रहता हूँ। शाम को 7 बजे हम सामान पैक करके नीचे जा रहे थे। अब वो झोला लेके ऊपर आने लगे शाम को 7 बजे। अब मैंने कहा कहाँ जा रहे? तो उसने कहा आप ही ने तो कहा था 7 बजे आना है। तो मैंने कहा भाई 7 रात को थोड़ी सुबह की। तो कह रहा मुझे लगा नाइट ड्यूटी है बल। अजीब है ना, मतलब खुद का बौद्धिक विकास ही नहीं। अब फिर एक दिन मैं उसे रूम पे लाया, मैं अकेला घर पे, खाना बनाना मुझे आता नहीं। देखो उसका रूम ना लगभग ऐसा एक फील्ड है, प्लॉट, और यहाँ से कम 300 मीटर की दूरी पर यहाँ उसका रूम है, और यहाँ लगभग 300 मीटर की डिस्टेंस पे मेरा रूम है। मैंने उसे रूम पे बुलाया, भाई खाना बनाना आता है? उसने कहा हाँ आता है। अब वो क्या किया, उसने खाना बनाया। पूरा खाना बनाने के बाद 11 बज गए रात के। पूरा खाना बनाने के बाद उसका कॉल आया। अब वो फ़ोन में बात करने ना यहाँ पे आया। यहाँ पे कुछ देर उसने फ़ोन में बात करी, और फ़ोन में बात करने के बाद घर चले गया। अब मैं बैठा हुआ कि यार खाना खाना है, कहाँ चले गया? मैं बाहर आया, कहीं दिखा नहीं। अब दिक्कत हो गई ना, मैंने कहा भाई कहाँ गया, गाँव से आया हुआ है लड़का। फिर मैं घूमते घूमते उसके घर पे गया। वो घर में सो गया भाई आराम से। अब मैंने उसे उठाया, मैंने कहा भाई यहाँ क्यों आया तू? तो उसने कहा मैं तो यहीं था बल। भूलता था ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाता था। मैंने कहा भाई तू यहाँ कहाँ से आया? तू मेरे घर आया था। कह रहा ना पागल है वो, मैं कब आया था? मैंने कहा भाई तू अभी घर पे देख, पनीर बना के रखा है तूने, भात रखा वहाँ, अभी आया था। बहुत देर के बाद उसको याद आई, ओह हाँ, अरे तो उसने स्टेटमेंट क्या बोला, अरे भैया मैं तो खाना खाना ही भूल गया। खाना खाना भूलता कोई? कह भैया मैं तो खाना खाना ही भूल गया। तो मैं उसे वापस लाया। वापस आते समय उसने क्या कहानी बताई, शॉकिंग कहानी। उसने कहा भैया अब याद आया कि मैं ना फ़ोन करने आया था यहाँ पे, मैंने आधे घंटे फ़ोन में बात करी। अब मैं यही भूल गया कि मैं कहाँ से आया था, यहाँ से कि यहाँ से। अब मेरे को लगा बल्कि मैं यहाँ से आया, तो मैं यहीं चले गया। यहीं चले गया तो घर में जाकर के सो गया। इस प्रकार के लेबर उत्तराखंड में मिल रहे थे, जो अंग्रेजों को बहुत दिक्कत कर रहे थे। पूरा दिन भर बैठे हुए हैं, जब तक कोई आएगा नहीं इंजीनियर साहब, और तो उसके बाद की घाण कहाँ मारना, बस ये बताओ। तो बड़ा दिक्कत हुआ ना अंग्रेजों को। उन्होंने कहा यार बहुत दिक्कत है, ऐसे में तो गंग नहर का निर्माण कार्य हो ही नहीं पाएगा। तब अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि हमें इसी क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज बनाना पड़ेगा जो कॉलेज इनकी स्किल डेवलप करे। और अगर आप नहर बना रहे हो तो नहर बनाना कौन सी इंजीनियरिंग के अंदर आता है? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो उन्होंने कहा सिविल इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज बनाते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। तो इसी लूसिंगटन के जमाने में साल 1847 में कौन सा कॉलेज बना? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो आज रुड़की IIT है। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लूसिंगटन के जमाने में ही 1847 में रुड़की में एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, जिसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847 में इस कॉलेज की स्थापना करी। और इन सारे कामों के समय कमिश्नर कौन था? लूसिंगटन। तो लूसिंगटन एक बड़ा कमिश्नर है, उसने अपने शासनकाल में खूब सारे कार्य करवाए। 1847 ईस्वी के अंदर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना के बाद 1848 में कमिश्नर रिटायर हो गया। कमिश्नर के रिटायर होने के बाद अगला जो कमिश्नर कुमाऊं का बना, इसका नाम जॉन हैलिट बैटन था। बहुत बड़ा कमिश्नर है ये भी, जॉन हैलिट बैटन, कुमाऊं का अगला कमिश्नर जॉन हैलिट बैटन। बैटन नाम का जो कुमाऊं कमिश्नर था, ये 1848 से लेकर के 1856 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। 1848 से लेकर 1856 तक
कुमाऊं का कमिश्नर जॉन हेलिट बेटन को बनाया गया। बेटन अगला कमिश्नर बना, और बेटन भी कुमाऊं कमिश्नरों में बहुत चर्चित नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। आप मुझे बस इतना बताओ कि 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आप मॉडर्न पढ़ चुके होंगे तो समझ गए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, क्या नहीं किया। बताओ इसने भारतवर्ष में गवर्नर जनरलों में सबसे ग्रेट गवर्नर जनरल कौन? भारत में रेलवे, पीडब्ल्यूडी, डाक विभाग, ये विभाग, वो विभाग, सब कौन लेकर के आया? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी इस टाइम पीरियड में पूरे भारत का विकास कर रहा था, और जब सारे ही भारत का विकास हो रहा है तो उसका प्रभाव कुमाऊं पर भी पड़ेगा। इस दशक में भारत बहुत तेज स्पीड से विकास कर रहा था, 48 से 56। और मजे की बात है कि उसी समय बेटन कुमाऊं का कमिश्नर था। ये टाइम पीरियड न सिर्फ कुमाऊं का बल्कि पूरे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि इस समय विकास की दृष्टि से सड़कें बनाई गई, रेलवे ट्रैक बिछाए गए, ट्रेनें चलाई गई, खूब विकास हुआ। तो ये जो जॉन हेलिट बेटन है उसका ये जो टाइम पीरियड है, ये नहीं, ये आदमी नहीं, पर उसका ये जो टाइम पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं, पर इसका ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटन का जो कार्यकाल है, बेटन नहीं, बेटन खास नहीं है, बेटन का कार्यकाल खास। तो बेटन का जो कार्यकाल है, कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर बेटन का जो कार्यकाल है, इसे हम क्या कहते हैं? कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल कहते हैं। बेटन के शासन काल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल किस कमिश्नर के शासन काल को कहते हैं? बेटन के शासन काल। इसके शासन काल में क्या कुछ प्रमुख घटनाएं होती है? सबसे पहली बात, जब बेटन कुमाऊं कमिश्नर बना तो कमिश्नर बनते ही सबसे पहले 1854 में 1854 में वुड डिस्पैच, नाम सुना है आपने? वुड का घोषणा पत्र जारी किया गया। और ये जो वुड डिस्पैच था, ये जो वुड का घोषणा पत्र था, ये किससे संबंधित था? एजुकेशन सिस्टम से। पूरे भारतवर्ष में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने वाला एक घोषणा पत्र लेकर के वुड ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, और इस वुड डिस्पैच के आधार पर भारतवर्ष में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के प्रयास किए गए। जब वुड का डिस्पैच 1854 में जारी हुआ तो इस वुड डिस्पैच के आधार पर बेटन ने 1854 में कुमाऊं में एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कुमाऊं शिक्षा विभाग की स्थापना करी। कुमाऊं शिक्षा विभाग कब स्थापित हुआ? 1854। कौन भाई साहब ने स्टार्ट किया? बेटन नाम के अधिकारी के द्वारा कुमाऊं शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। वुड डिस्पैच भी जारी हुआ 54 में, और इसी के आधार पर कुमाऊं शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। कमिश्नर बेटन ने अक्टूबर 1855 में, कमिश्नर बेटन के द्वारा अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर, कहाँ था हेडक्वार्टर? अल्मोड़ा। इसको अल्मोड़ा से चेंज करके कहाँ ले गया? नैनीताल लेकर के चले गया। 1855 में नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बन गया। 1855 से लेके आज तक कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल ही है। ये काम किस कमिश्नर के द्वारा करवाए गए? बेटन के द्वारा। बेटन कैसा है, अच्छा है कि बेकार है? अच्छा, आप रेटिंग करो, लुसिंगटन और बेटन में से किसको आप पहली रैंक दोगे? समझ रहे हो ना? बेटन खतरनाक नहीं है, पता चला तुम समझ रहे हो बेटा बेटन, बेटन नहीं खतरनाक, बेटन का जो टाइम था वो है खतरनाक। बेटन का कार्यकाल कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णिम काल है। ये उसका जो टाइम पीरियड चल रहा था ना, वो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बेटन कुछ खतरनाक आदमी था, उसने तो कुछ खास काम किया नहीं कुमाऊं के अंदर। वो 48 से 56 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। उसका मेजर काम यही था कि उसने कुमाऊं शिक्षा विभाग बनाया, और उससे भी बड़ी बात कि उसने हेडक्वार्टर चेंज कर दिया। अब नैनीताल से ही कुमाऊं कमिश्नरी के सारे काम चलाई जाएगी। 1856 में जब वो रिटायर हुआ तो उसके रिटायर होने के बाद जो कमिश्नर बना वो है बहुत खास। कौन? हेनरी रैमजे। 1856 में कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रैमजे को बनाया गया। 1856 से 1884 कौन बना कुमाऊं कमिश्नर? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया। रैमजे लोगों ने कम कहा, इसको राम जी ज्यादा कहा ना, इसका एक उपनाम था राम जी। अब नहीं बोल पाते थे पहाड़ के लोग रैमजे रैमजी, तो राम जी सब कहने लगे। तो हेनरी रैमजे बड़ा खास कमिश्नर है।
एक तो कुमाऊं कमिश्नरों में पहली बात, इसकी खास बात क्या है, सबसे बड़ा कार्यकाल है। सबसे अधिक समय तक कुमाऊं का कमिश्नर कौन रहा, हेनरी रेमजे। पहली बात, सर्वाधिक कार्यकाल, सबसे अधिक समय तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। दूसरी बात, इसकी जो कार्य प्रणाली थी, जो इसने कुमाऊं में काम करवाए, भाई साहब बहुत खतरनाक टाइप आदमी, कुमाऊं में इसने जो काम करवाई, इसकी भूमिका बिल्कुल अलग ही थी। कुछ लोग होंगे ना, एक वो क्या टीम बोलते हैं उसको, कलकत्ता टीम, जो अभी आईपीएल जीते, कलकत्ता टीम, तो उस कलकत्ता टीम में बहुत सारे प्लेयर हैं। अब उसमें एक गौतम गंभीर को कुछ बनाया, कोच बनाया ना, उनका कोच है वहां का, गौतम कोच है, हाँ बोल रहा, अबे क्रिकेट का तो बता दे, कोच है वहां का, मेंटोर है कि, मेंटोर मतलब कि इनके साथ रह ले भाई तू, मेंटोर मतलब कि जो थोड़ा बहुत समझा दे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और भाई का नाम खतरनाक चला ना, अभी अभी सब लोग सारे न्यूज चैनल में ना खबरें छपी है उधर कि भाई साहब गौतम गंभीर नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता वहाँ, है ना, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता कि गौतम गंभीर ने, तो एक अलग छवि है ना, एक विशेष प्रकार की छवि है। और मुंबई वालों का मेंटोर कौन, सचिन तेंदुलकर मुंबई का। चेन्नई वालों का मेंटोर कौन, कोई तो होगा मेंटोर, तो मेंटोर नहीं हो, मेंटोर्स है वो। एक मेंटोर ने नाम कमाया कि मतलब गौतम गंभीर ना, उसकी कार्य प्रणाली से लगा कि हाँ मतलब ये कुछ खास है, ऐसा आदमी ये है, हेनरी रेमजे। कमिश्नर तो सब आए, पावर सबके पास बराबर थी, काम भी लगभग सबके सेम है, लेकिन इस आदमी ने ऐसा नाम कमाया रेमजे ने कि जब ये रिटायर हुआ तो हजारों की संख्या में लोग रोने लग गए, ये राम जी मत जाओ, यही रुको, तो बड़ा खास आदमी है। इतिहासकारों ने रेमजे को कहा क्या, किंग ऑफ कुमाऊं, इसे नाम दिया गया किंग ऑफ कुमाऊं, कि तो राजा है। किंग ऑफ कुमाऊं किस कमिश्नर को बोलते हैं, हिंदी वाले जिनको इंग्लिश नहीं आती वो क्या बोलते हैं इसको, कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का बेताज बादशाह। बेताज कैसे लिखते हैं, जा, कुमाऊं का बेताज बादशाह। हल्ला मचा कुमाऊं में, किंग ऑफ कुमाऊं, ये है कुमाऊं का राजा। और हजारों की संख्या में लोग इसके दर्शन करने आ गए वहां, कुमाऊं वाले छिद्दर तो। और जब उन्होंने देखा कहां है किंग ऑफ कुमाऊं, कहां है हेनरी रेमजे, अब वो जींस पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो रखा वहां, तो उन्होंने कहा ये है राजा, इसका मुकुट कहां है। लोग जब देखने आए ना, सर कौन है किंग ऑफ कुमाऊं, उन्होंने कहा ये है हेनरी रेमजे। और हेनरी रेमजे क्या कि स्पाइक बाल खड़ा करके हो रखा वहां बैठ रखा ना, तो उन्होंने कहा इसका मुकुट कहां है, तो उन्होंने कहा मुकुट तो होता ही नहीं है इसको। तब इसका एक और नाम पड़ा, बिना ताज का शासक, बिना ताज का राजा। ताज नहीं है पर ये एक हिसाब से कुमाऊं का राजा ही था। इसे किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं, कुमाऊं का बेताज बादशाह कहते हैं, या फिर इसे बिना ताज का शासक, ये कुछ उपनाम है जो इसके साथ चले। क्यों, अब ये देखना है क्यों, कि है भी इस लायक कि नहीं है। अभी ये भी तो देखना है ना, क्या ये व्यक्ति इस लायक है, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं है। तो इसने क्या क्या काम करवाए। सबसे पहली बात, जब 1856 में रेमजे कुमाऊं का कमिश्नर बना, तो इसके कमिश्नर बनने के ठीक एक साल, अभी वो नया कमिश्नर बना ही था, कि साल 1857 लग गया। और 1857 का मतलब क्या है, विद्रोह हो गया। मैं मोटी मोटी तुम्हें कहानियां बता देता हूं और उसको अपने राज्य से कोरिलेट करते हैं। साल चल रहा था 1854-55, और 1854-55 के आसपास से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत में जो राजस्व के नियम बनाए, टैक्स लेने को लेकर के जो नियम बनाए, वो बड़े कठोर थे। तो अंग्रेज हम पर खूब अत्याचार टाइप का करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश के लोगों ने 1854, 55, 56 से एक प्लान बनाना शुरू किया। प्लान ये था कि हम एक दिन डिसाइड करेंगे, एक ही दिन एक ही समय पर पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों की खिलाफत करी जाएगी, मारेंगे अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेज जो थे ना भारत में, वो लगभग 2 से 3 लाख थे और हमारी संख्या थी करोड़ों में। तो हमने सोचा कि एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाओ यहां से। तो उसके लिए प्लान बनाया गया कि सब जगह मैसेज फैला दो। अगर आज का जमाना होता तो व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देते, अब व्हाट्सएप ग्रुप था नहीं। तो उस समय क्या किया, एक कमल का फूल और एक रोटी कपड़े में बंद करके हर गांव भेजी जाती थी। तो जैसे हमारा गांव है, तो हमारे गांव में एक कमल का फूल और रोटी आई, तो कमल का फूल क्रांति का संदेश माना जाता था। और जो आदमी वो देने आएगा ना रोटी और वो, तो वो हमको बता देगा, भाई 15 तारीख 8 बजे सुबह तैयार रहना। और फिर हमने क्या करना था, ये अगले गांव पहुंचाना था। ऐसे करके पूरे भारतवर्ष में ये खबर फैलाई जा रही थी और तैयारी चल रही थी एक बड़े विद्रोह की, कि एक साथ हमला करेंगे और पूरे भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे। ये प्लान चल रहा था, लेकिन प्लान पूरा हो पाता, इससे पहले आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ना कि बंगाल इन्फेंट्री में
मंगल पांडे नाम का एक फौजी जब मंदिर जा रहा था तो रास्ते में उसे दलित वर्ग का एक व्यक्ति मिला और शिव जी में पानी चढ़ाने ले जा रहा था। तो दलित व्यक्ति की एक व्यक्ति से ना टकरा गया, दलित आदमी था और सब लोटा लेके जा रहा था, ओम नमः शिवाय, टकरा गया और उसने दलित व्यक्ति को पीट दिया। उसने कहा भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मंगल पांडे जी था, तो उसने कहा ब्राह्मण हूँ और देवता पे पानी चढ़ाने जा रहा और ये पानी तो तुमने खराब कर दिया। अस्पृश्यता थी ना, अछूत मानते थे उस समय दलितों को, तो ये बड़ा दिक्कत हो गया। तो वो जो दलित व्यक्ति था उसको गुस्सा आया, उसने कहा ऐसा है भाई पंडित जी कि मेरे टाइम तो तू बहुत वो कर रहा और जो चिकन खाता जो तू, तो वो मंगल पांडे को और गुस्सा, उसने 2 थप्पड़ और मार दिए। उसने कहा कब खाता हूँ? तो उसने कहा जो जिस फौज में तू फौजी है ना, उस फौज में नई बंदूकें आई है, एनफील्ड बंदूकें। उसने कहा हाँ। और एनफील्ड बंदूक में क्या कि कारतूस मुंह से खींचना पड़ता था। तो उसने कहा वो जो कारतूस है वो कारतूस चर्बी से बनता है। किसकी चर्बी से बल? गाय और सूअर की चर्बी से बनता है। तो पांडे जी को भरोसा नहीं हुआ, तो दलित व्यक्ति ने कहा चल चल वहीं चल जहां कारतूस बनता है। तो वहीं पहुंचे जहां कारतूस बनता है। वहां कई भारतीय लोग भी थे, तो उन्होंने पूछा कि भैया ये बता कि यहाँ सच में कार, और उसको पकड़ के लेगा दलित व्यक्ति को कि बेटा अगर झूठ होगा ना तो तब देख ले तो क्या होगा। अब वो गए वहां ऑफिस में जो फैक्ट्री थी, अब फैक्ट्री में भारतीय वर्करों से पूछा, तो इंडियन वर्कर्स ने कहा कि हमें नहीं पता, ये बात हमें नहीं पता कि गाय या सुअर की चर्बी से बनता है, पर चर्बी से बनता है, चर्बी से बनता है। तो वो दलित व्यक्ति नाचने लगे, ले वो खा ले चिकन, ले चिकन खा लिया। और मंगल पांडे गुस्सा आ गया, यार चिकन खिला रहे हमको गलत तरीके से। तब उसको गुस्सा आया तो गुस्से में अपनी इन्फेंट्री में घुसा और आपको पता होगा उसने अपने 2 सीनियर को गोली मार दी, ह्यूसन और बॉब नाम के 2 अधिकारी, गोली मार दी उनको। और जब गोली मारी तो अंग्रेजों में हाहाकार मच गया। अंग्रेजों ने कहा पकड़ो इसको। अब उसको पकड़ दिया। अब होता ना आदमी का गुस्सा निकल गया, तो उसके मन में बहुत गुस्सा था। अंग्रेजों ने पकड़ा और बोला फांसी पे लटकाओ इसको, गाली गुली भी दे दी, बास्टर्ड बूस्टर्ड बोलते ना इंग्लिश में, बोल यस यू ऐसा बोल दिया। अब उसको पकड़ के जब ले जा रहे थे तो उसको भी गुस्सा आया। तो जब उसको ले जा रहे थे पकड़ के, तो तब वो मंगल पांडे ने गलत कर दिया। उसने कहा ठीक पकड़ो मेरे को बेटा, रुक जा तू, कमल का फूल और रोटी, रुक 10 दिन रुको तुमको तो हम बताते। तो अंग्रेज ना सतर्क हो गए, उन्होंने कहा कुछ होने वाला है। तब पूछा उससे क्या होगा, तो उसने कहा वो तो वक्त बताया, 15 तारीख रुक तो जा तू, ये प्लान लीक कर दिया ना, 15 तारीख रुक तो जा। तो अंग्रेजों ने कहा बेटा 15 तारीख कुछ होने वाला है भारत में। अंग्रेजों ने क्या किया, जितनी व्यवस्थाएं भारत वालों के लिए लागू करी थी सब बंद कर दी। ट्रेन इंडियन चल बाहर, ट्रेन में नहीं जाएगा। डाक, भारत का आदमी, डाक सेवा बंद कर दो इनकी। तब ये घटना कहाँ हुई थी? बंगाल में। अब बंगाल में कुछ हुआ है, इस बात को अगर दिल्ली लाना है तो अंग्रेजों ने तो 1 मिनट में खबर पहुंचा दी। उनके पास ट्रेन है, रेलवे है, तार है, डाक है, तुरंत खबर फैल गई। और भारत का कोई आदमी पैदल चल भाई, पैदल ही जाना पड़ेगा ना, जब वो पैदल लाएगा तो खबर पहुंचेगी। तो भारत की वो जो क्रांति का प्लान बन रहा था ना, वो पीछे हो गया मंगल पांडे की वजह से। लेकिन धीरे धीरे करके ये खबर जब बंगाल इन्फेंट्री से पहुंची मेरठ, तो आपको पता होगा कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में जितने भी फौजी रह रहे थे, जब उनको खबर मिली कि भैया ऐसा कारतूस की कहानी चल रही है, तो 10 मई 1857 को मेरठ में जितने फौजी थे उन्होंने कहा चलो मारते हैं इनको अभी। और 10 मई को संडे था, अधिकांश जो अंग्रेज थे वो चर्च गए हुए थे, सारे फौजी बाहर निकले बंदूक लेके, तोप ताप लेके। अब भाई साहब जहां अंग्रेज दिखा, जिधर अंग्रेज दिखा, बात नहीं करने, पबजी खेलना है अब, जैसा अंग्रेज दिखा मार गोली से, बात नहीं, ऐसा नहीं सॉरी सूरी का मौका नहीं। इन्होंने भाई साहब अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, जिधर अंग्रेज दिख जाए। कैसे पता चलेगा अंग्रेज का? जो गोरा है। एक हमारे क्लास में भी था अमित प्रकाश, इंडियन था पर ऐसा था कि गोरा बिल्कुल, वो भी मरा। इंडिया का भी ज्यादा गोरा है ना, तो बंदूक लगाई तो उसको बोलना पड़े भाई जी मैं इधर का ही हूं भाई, तो भयंकर कर दिया इन्होंने। 10 मई 1857 सुबह 10 बजे आंदोलन शुरू हुआ, शाम 5 बजे होते होते पूरे मेरठ से सारे के सारे अंग्रेजों को निपटाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही शाम को देखा उन्होंने, अब ढूंढना शुरू किया मेरठ की गलियों में, हाँ भाई कोई छुपा तो नहीं अंग्रेज कहीं। अब देखा कहीं अंग्रेज नहीं है। अब अगला काम, अब क्या करें, मेरठ तो अंग्रेजों से मुक्त हो गया, अब अगला काम क्या करें। तो इस आर्मी में, इस फौज में अलग अलग जगह के लोग थे। अब मेरठ के बाद इन्होंने प्लान बनाया अब कहाँ चले, तो जो बिहार का रहा होगा उसने कहा अब हमारा गांव चलो, बहुत अत्याचार करते। तो बिहार वाला कह रहा बिहार चलो, बंगाल वाला कह रहा बंगाल चलो, मद्रास वाला कह रहा मद्रास चलो, तो चलो कहाँ, तो समझ ही नहीं आया। तो ये लोग सीधा मेरठ से कहाँ चले गए, दिल्ली। क्यों? क्योंकि भारत का मुगल सम्राट कहाँ बैठता था,
क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर। तो ये सारे लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाके इन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहा, चल राजा चल बैठ घोड़ा में। तो राजा ने कहा कि चल तो था, मैं फिर कमर पीड़ा हो रही, बहुत बुढ़ा था ना बहादुर शाह जफर। उसने कहा चल तो जाता मैं, लेकिन मेरे बस का नहीं यार, बहुत कमर दर्द हो रहा, तुम जाओ। अब बिना राजा के कहाँ आंदोलन होगा? पर जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी है ना, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों में, कभी बिहार में, कभी कहीं 57 का विद्रोह हो गया। अब जब 57 का विद्रोह हुआ तो 57 के विद्रोह को ऐसा समझो कि 57 विद्रोह मतलब जहां सफेद को मारो, इसको सीधे मारो, मतलब अंग्रेजों को मारो, भगाओ इनको यहां से। और कहां क्रांति शुरू हुई? कहां से क्रांति शुरू हुई है? और अगर तुम्हें यहां से जाना हो मेरठ तो कितनी देर लगती है यहां से जाने में? 2.5 घंटे में। अब तो एक्सप्रेस वे बन गया, 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। देहरादून से, उत्तराखंड से 2.5 घंटे की दूरी पर है मेरठ। सुनो मेरी बात को, मेरठ में प्रारंभ होने वाली क्रांति बिहार पहुंच गई भाई। मेरठ में शुरू हुई, कख मेरठ कख बिहार, वहां पहुंच गई। मेरठ में शुरू होने वाली क्रांति असम पहुंच गई, असम। मेरठ की ये क्रांति तमिलनाडु पहुंच गई, पर मेरठ की ये क्रांति देहरादून नहीं आ पाई। यही बगल में, तो मेरठ यही बगल में भाई। और देहरादून था किस मंडल में? यहां खबर नहीं आ पाई। एक छोटी सी अतिशयोक्ति सुनना, ऐसा कहा जाता है उत्तराखंड के बारे में कि 2 लोग, एक का नाम था राघवेंद्र जुयाल नाम का एक आदमी था। एक दिन राघवेंद्र जुयाल सुबह सुबह उठा और सुबह सुबह उठ करके उसने दाथड़ा निकाला। दाथड़ा जानते? और दाथड़ा निकाल के जब वो गांव से नीचे भागा तो गांव के लोगों ने रोका उसको कि कहां जा रहा है। तो उसने कहा कि क्रांति हो गई, बोला क्रांति हो गई, मैं क्रांति में प्रतिभाग करने जा रहा हूं। तो लोगों ने रोका उसको कि हे भाई, क्रांति तो 57 में हो गई थी, ये कब जा रहा था? 61 में जा रहा था, 1861 में भाग रहा था नीचे, क्रांति हो गई बोलो। उन्होंने कहा पागल है कि भाई, क्रांति हो, क्रांति कब हो गई? 57 खत्म भी हो गई वो। तो मतलब खबर तब फैली। यहाँ उत्तराखंड के आदमी को पता ही नहीं था 1857 में भारत में क्रांति हुई, ये यहाँ वालों को पता ही नहीं था। क्रांति कब भाई हुई? नहीं, मेरे को तब पता चला जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरे को तब तक नहीं था पता कि 57 में क्रांति भी हुई। तो 1857 की क्रांति, जिसका केंद्र बिंदु मेरठ था, वो पूरे भारत में फैल गई। उत्तराखंड में उसका प्रभाव ना के बराबर रहा, चाचा की वजह से। इसीलिए तो चाचा को क्या बोला, इतना बढ़िया से मैनेज किया ना भाई ने, इतनी बढ़िया तरीके से चीजों को मैनेज किया कि अगर खबर यहां आ भी गई कभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं, कल फिर इस पॉइंट को लिखेंगे। जब 1857 की क्रांति हुई तो 57 की क्रांति के समय जो प्रमुख घटनाएं उनको सुनना, फिर कल इसको लिख देंगे एक बार। 57 की क्रांति हुई तो उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में क्रांति बहुत तेजी से फैली, भड़की। ये देखो, यहां कौन रहता है? यहां कौन रहते हैं? अंग्रेज। अब हमारे अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में चलो, एक बार समझना इसको। देखो अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में क्या हुआ। सबसे पहले यहां पर एक जगह थी, उसका नाम था नजीबाबाद। नजीबाबाद का एक नवाब था, उसका नाम था बम्बू खां। ठीक है। यहां पड़ोस में एक राज्य था, इसका नाम था अवध। अवध का राजा था वाजिद अली शाह, यह अवध का राजा था। यहां हमारे पड़ोस में एक राज्य था, उसका नाम था बरेली। यहां का नवाब था खान बहादुर खां। खान बहादुर खां, ये सब लोग 57 की क्रांति में लड़ाई लड़ रहे थे। क्रांति में सबसे पहले वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों के खिलाफत शुरू करी, क्योंकि वाजिद अली शाह को, अवध के नवाब को, अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था। अवध के राजा ने जहां अंग्रेज दिखे पीटना शुरू किया। जैसे ही अवध का राजा अंग्रेजों को पीटता, सारे अंग्रेज ऊपर की तरफ भागते तो ठक यहां आ जाते। और उत्तराखंड में पता ही नहीं किसी को कुछ ना, कि 57 की क्रांति, कुछ नहीं पता। और जैसे ही वो अंग्रेज हमारे राज्य में भागते तो हमारे राज्य के लोग क्या कर रहे थे, दौड़ के आ रहा कोई आदमी, तो हमारे राज्य के लोग आज चाह पिला रहे इनको, यहाँ रुको। वो अंग्रेज कह रहा हाउ आर यू, उसने कहा हाउ आर नॉट, सो आराम से खाना खाओ, आराम से रहो। यहाँ कुछ क्रांति ही नहीं हुई, तो सारे लोग यहाँ भाग रहे थे। तो इन राजाओं ने कहा ऐसे में तो मार ही नहीं पाएंगे उनको, वो तो वहां छुप रहे हैं, यहाँ उनको शरण मिल रही है। इसलिए जो अवध का राजा था वाजिद अली शाह, उसने सीधा एक चिट्ठी लिखी टिहरी के राजा को, हे टिहरी के राजा सुदर्शन शाह, मैंने सुना तेरा आधा राज्य छीन लिया अंग्रेजों ने। हमने सुना कि अंग्रेजों ने पौड़ी चमोली तुझसे छीन लिया। चल 57 की क्रांति में हम नीचे से मारते तो ऊपर से मार देते हैं इनको, और तेरा जो आधा राज्य है श्रीनगर पौड़ी, वो तेरे को वापस मिल जाएगा। इसने चिट्ठी का जवाब लिखा, उसने कहा जो आधा मिला वो भी इनकी वजह से मिला। मैं तो जंगल में रहता था हरिद्वार, मेरे को तो आधा भी नहीं था, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो टिहरी के राजा ने 57 की क्रांति में इनका साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया?
किसका? अंग्रेजों का। उसने अंग्रेजों को कहा कि मैं तुम्हारी साथ हूं। तो यहां से देखो निराशा हाथ लगी। तब ऐसे में वाजिद अली शाह ने अगली चिट्ठी कुमाऊं भेजी। क्या भाई कुमाऊं में है कोई चंद वंश का राजा? तो चंद वंश था नहीं। तो उसको पता चला कि चंदों की फैमिली में चंद के बाद होते थे मेहरा फड़तियाल। तो उसने मेहरा जाति के लोगों से कांटेक्ट किया और मेहरा जाति का जो व्यक्ति उसको मिला, मेहराओं का प्रधान कालू मेहरा, तो उसने कालू मेहरा से कांटेक्ट किया। कालू मेहरा को कहा कि कालू चलो तुम ऊपर से इनको मारो, हम नीचे से मारते हैं, जब ये अंग्रेज मर जाएंगे तो कालू तू बनेगा राजा। कालू सीरियस हो गया, उसने सोचा सच में बनूंगा। तो कालू मेहरा 57 की क्रांति में किसके साथ हो गया? वाजिद अली के साथ। तो थोड़ा बहुत घटनाएं तो हो रही थी, 10-15 तो सपोर्टर होंगे ना कालू के। तो कालू मेहरा भी थोड़ा हल्ला कर रहा था, क्रांतिवीर संगठन भी बन चुका था। इधर से खान बहादुर खान ने अपना एक आदमी काला खां भी भेजा। मतलब बोलने का ये है कि 1857 में जब क्रांति फैली तो वो क्रांति थोड़ा थोड़ा कुमाऊं में फैलने लगी। कुछ लोग थे यहाँ के जिनको क्रांति के बारे में पता चला तो वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। क्या बात बोल रहे थे? अपना तो अपना होता बल। तो बात कर रहे थे कि एक बात है यार भाई, जैसा भी था हमारा ही था ना। कौन? सोमचंद, अलानाचंद, यार राजा तो राजा थे, ये अंग्रेज। तो लोग थोड़ा थोड़ा हल्ला करने लगे। और जैसे ही कुमाऊं में थोड़ा सा प्लानिंग बनी कि चलो 57 की क्रांति में हम भी अंग्रेजों के खिलाफ हो लेते हैं, वैसे ही हेनरी रेमजे ने एक बढ़िया प्लान रचा। क्या हुआ? सब लोग अपने अपने घर में थे, सुबह सुबह के 8 बज रहे थे और हेनरी रेमजे गया नेपाल। नेपाल से हेनरी रेमजे ने 1000 गोरखा सैनिकों को कुमाऊं लाया। गोरखाओं की एक सेना बनाई। सेना का नाम क्या था? रणवीर सेना। हम सब अपने घर में हैं और सुबह सुबह लेफ्ट राइट नीचे हो रहा, लेफ्ट राइट, और हम देखने गए वहां। और जैसे ही हम देखने गए तो उस सेना में सबसे आगे खड़ा हो रखा अमर सिंह थापा, सबसे आगे। कैसा लगेगा? तो डर लगेगी ना, भयंकर। और जैसे ही हमने ऊपर से देखा वैसे ही अमर सिंह थापा ने एक बात कही, और भाई क्या हाल है? यहां तो जुगड़ी झर हो जाएगी ना, अभी ये कहां से आ गया भाई? तो वैसे ही अमर सिंह थापा ने बोला परेड रुको, परेड को थाम दिया। और अब अमर सिंह थापा तुम्हारे घर की तरफ आ रहा सीढ़ी चढ़ के। तो आप क्या चाहते, आए कि ना आए? और साथ में हाथ में कढ़ाई भी है एक, है ना, ऊपर की तरफ। और जैसे हमने माने कि दरवाजा खोला, अरे हमने कहा अंकल जी कहाँ? तो उसने कहा हाँ जी मैंने सुना क्रांति कुछ हो रहा है यार। तो हमने कहा पागल अंकल जी, हाथ जोड़ रहे भाई, कौन क्रांति? किसकी क्रांति? ना जी ना ना ना, हम नहीं क्रांति में। तो उसने कहा कि मैंने सुना यहाँ क्रांति का प्लान चल रहा है। तो हमने कहा नहीं नहीं, किसने कहा आपको क्रांति का प्लान? तो वो भी अमर सिंह थापा भी कढ़ाई वहीं छोड़ के चले गया कि सुनो रे, मुझे लग रहा है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने कहा नहीं नहीं सर, ले जाओ इसको, कोई क्रांति नहीं करेगा। और इस बीच अगर किसी ने कह दिया भारत माता की, तो जय बोलेंगे। चुप, गोरखा आ रखा, खतरनाक। किससे डरा दिया हमको? गोरखा से। तो गोरखा वापिस लिया कौन? रेमजे। दिमाग चलाया ना, कूटनीति चल दी, उसने गोरखाओं को वापिस ला दिया। अब गोरखा आकर के एक ही चीज कह रहे थे, तुम्हें क्या लग रहा हम चले गए? ना 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 ना, ना, हम वापिस भी आ सकते हैं। तो बहुत समझ के साथ हेनरी रेमजे ने 57 की क्रांति को शुरू ही नहीं होने दिया। उल्टा 57 की क्रांति में हम किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ। जो भी अंग्रेज नीचे से पिटता हुआ आता उसको हम सपोर्ट करते। तो इस 57 की क्रांति के बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे हमारे राज्य पर। तो 57 की क्रांति जब हुई तो कमिश्नर कौन? रेमजे। कैसे क्रांति हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये वाली क्लास कल को करते हैं। आज इतना करो।